Hello students, how are you? I hope you all are fine and stay safe at homes. So आज का जो टॉपिक है हमारा वो है करंट अफेयर्स, यानी कि अभी करंट में हमारे आसपास में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी न्यू यानी कि अलग से जैसे कोई भी अवार्ड या कुछ भी मतलब जो भी रिसेंट में घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर आज की हमारी ये वीडियो है। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि हाल ही में जो इंजीनियरिंग पुरस्कार है, इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र है उसमें जो 2020 का जो अवार्ड था वो किसको यानी कि दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय इंजीनियर अवार्ड 2020, तो वो है वीके यादव। वीके यादव को 2020 का जो इंजीनियरिंग अवार्ड है वो दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि जितने भी जैसे जो भी सुधार वगैरह होते हैं रेलवे में, ठीक है, उन सब में वीके यादव का जो योगदान था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यानी कि उन्होंने जो भी इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस जो भी मतलब उसको बेटर करने के लिए प्रयास थे, जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट थे कि किस चीज़ को हम करके अपने जो डिपार्टमेंट है उसको, यानी कि जो भी उनके डिपार्टमेंट में अच्छी अच्छी जो चीज़ें थी वो सब क्या है कि वीके यादव के द्वारा उन चीज़ों को क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनॉग्रेट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है। यानी कि उनका बहुत ही अच्छा जो कि योगदान है उसके लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। ठीक है, तो जो 2020 का जो इंजीनियरिंग का अवार्ड है वो क्या है कि वीके यादव को दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये आईईटी के द्वारा वीके यादव को दिया गया है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये वीके यादव हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति जो 2021 की घोषणा की है, वो है भाई गुजरात। ठीक है, गुजरात ने क्या है कि जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो नई नीति है उसका जो है कि उद्घाटन किया है। ठीक है, गुजरात ने, और इनका जो लक्ष्य है कि 2022 तक जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है उसको 30,000 टन मेगावाट तक क्या है कि उसको इंक्रीज करने का जो इन्होंने लक्ष्य रखा है कि ये हम कंप्लीट कर देंगे 2022 तक। और जो सौर ऊर्जा की नई नीति है वो सब ये सारी अनाउंसमेंट किसने करी है भाई? गुजरात गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो नई नई नीतियां हैं उनकी घोषणा किसने की है? गुजरात सरकार ने। और उन्होंने क्या है कि 2022 तक का जो कि एक लक्ष्य उन्होंने रखा है कि तब तक वो क्या करेंगे कि 30,000 जो टन है इतनी मेगावाट जो सौर ऊर्जा है उसको वो क्या है कि उत्पादन करने का पूरा मतलब जो प्लांट है जो इस क्षेत्र में जो भी मतलब पॉलिसी वगैरह है वो सब क्या है वो उस टाइम तक वो गोल वो अचीव कर लेंगे। उसके बाद जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने गुजरात के कच्छ में, ठीक है, कच्छ में उन्होंने जो कच्छ वहाँ का एक राज्य है वहाँ पे क्या है कि सौर ऊर्जा की जो नई नीतियों के लिए जो प्लांट है उसका उद्घाटन किया है। और सेकंड जो वहाँ की अचीवमेंट है गुजरात की, गुजरात के केवड़िया में उन्होंने क्या है कि गुजरात के ही केवड़िया में उन्होंने जो एकता मॉल है उसका उद्घाटन किया है। और तीसरी जो बड़ी अचीवमेंट है गुजरात की वो है राजकोट में अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एम्स है जो उसके जो बनना स्टार्ट हुआ है उसका उद्घाटन अभी किया है। तो इन सारी चीजों को हम क्या है कि कनेक्ट करके हम याद कर सकते हैं कि कच्छ में पीएम मोदी ने क्या है कि जो सौर ऊर्जा की नई नीति है उसका जो प्लांट है उसका उद्घाटन किया है, केवड़िया में उन्होंने एकता मॉल का किया है, और उसके बाद राजकोट में उन्होंने क्या है कि जो एम्स है उसकी आधारशिला यानी कि उसका जो बनने का पॉइंट है वो स्टार्ट हुआ है उसका भी उन्होंने क्या है कि उद्घाटन किया है। यानी कि गुजरात में ये इतनी सारी उपलब्धियां एकदम से यानी कि अभी स्टार्ट हुई हैं। यानी कि जो न्यू इंप्रूवमेंट है, जो नई नई योजनाएं हैं वो ये 3-4 हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इंटरलिंक करके हम ये चीज याद रखेंगे कि गुजरात में जो नया है वो क्या क्या हो रहा है। उसके बाद है
उसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निरंजन बनोडकर हैं वो किस बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में उनको नियुक्त किया गया है, वो है यस बैंक के। ठीक है, जो यस बैंक है उनके जो नए CFO बने हैं यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो बने हैं निरंजन बनोडकर। और जो ये यस बैंक था ये इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और इसका जो मेन ब्रांच है वो इसकी प्रेजेंट है मुंबई में। ठीक है, और जिनके चेयरमैन हैं वो हैं सुनील मेहता और अभी जो नए CFO बने हैं वो बने हैं निरंजन बनोडकर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि केंद्र सरकार ने अप्सपा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। यानी कि ऐसी कौन सी स्टेट है कि जिसको, यानी कि अशांत का मतलब होता है डिस्टर्ब एरिया, यानी कि वहां पे जो शांति है वो नहीं है, यानी कि वहां पे क्या है कि बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है जिस टाइम पे जो भी ह्यूमन बीइंग है उनके लिए, वो एरिया होता है डिस्टर्ब एरिया। और अप्सपा की फुल फॉर्म होती है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, तो इसके तहत क्या है कि आपका जो नागालैंड है, ठीक है, ये ऐसे कुछ हैं जिनको 1958 में, ठीक है, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको की क्या है कि ये रूल जो है ये एक्ट आया था कि मतलब अगर राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि मतलब ये जो एरिया है इनमें क्या है कि शांति नहीं है, यानी कि डिस्टरबेंस है कुछ भी, तो वहां पे क्या है कि 6 महीने के लिए फिर उस क्षेत्र को क्या है अशांत घोषित करके फिर वहां पे क्या है स्पेशल जो आर्म फोर्सेज होती है, जो आर्मी फोर्सेज होती है, उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है वहां पे उस टाइम पे फिर आ जाता है। और ये जो एक्ट है ये बना था 1958 में और ये कुछ पर्टिकुलर राज्य हैं जिनमें लागू किया गया है। अब वो कुछ राज्य हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सारे कुछ राज्य हैं जो पूर्वोत्तर भारत के हैं जिनमें ये रूल जो है वो 1958 में और सितंबर के मंथ में ये रूल जो है वो लागू किया गया था कि जब भी यहाँ पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अशांत है, ये एरिया डिस्टर्ब हो गया है, तो जो भी उस एरिया के अंडर आता है वहां पे हम अप्सपा यानी कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल फोर्स एक्ट है उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये वाली अब कंडीशन है, अब केंद्र सरकार ने अगले 6 महीने के लिए क्या है नागालैंड जो है वहां पे इस चीज को क्या है लागू किया है कि नेक्स्ट 6 मंथ के लिए वहां पे ये फोर्सेस जो है वो क्या है जितना भी एरिया नागालैंड के अंदर आता है वहां पे इनका क्या है इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, और ये सारे 7-8 ऐसे राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के जिनमें कि मतलब इस टाइप की एक्टिविटी जो है वो गवर्नमेंट क्या है कि कर सकती है उस एक्ट के तहत। और उसको सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था 1958 में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, यानी कि कौन है वो रिसेंटली जिनको कि इस सम्मान से क्या है कि इसे अवार्ड किया गया है, वो है हेमंत कुमार पांडे। और इस अवार्ड में उन्हें 2 लाख रुपए नगद और प्लस में एक सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, तो वो कौन है हेमंत कुमार पांडे। और इस अवार्ड में उन्हें क्या क्या मिला है 2 लाख रुपए और प्लस में सर्टिफिकेट, किस चीज का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का। ये हैं हेमंत कुमार पांडे जिन्हें ये अचीवमेंट इस ईयर के लिए मिली है, जिन्हें राजनाथ सिंह ने ये जो अवार्ड है वो प्रदान किया है। ठीक है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, और इसमें इन्हें जो कैश मिला है और एक सर्टिफिकेट मिला है कि ये साइंटिस्ट ऑफ द ईयर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि अच्छी प्रतिक्रिया ना मिलने के कारण किस शहर का मैडम तुसाद म्यूजियम बंद किया जाएगा। कि यानी कि वो कौन सी सिटी में है जो मैडम तुसाद म्यूजियम है वो बंद किया जा रहा है, वो है भाई दिल्ली में आपका। ठीक है, दिल्ली में ये म्यूजियम है जिसको बंद किया जा रहा है और इसको 2017 में ही क्या है कि स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से जैसी भी कंडीशन हो रही हैं अभी उनकी वजह से क्या हो रहा है 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो इतना लंबा लॉकडाउन लगा है तो उसकी वजह से क्या था कि फाइनेंशियल बहुत ही इशू हो गया था। तो फाइनेंशियल इशू को देखते हुए जो ये म्यूजियम है दिल्ली का, दिल्ली जो हमारी सिटी है, ठीक है,
जो हमारी राजधानी भी है, यमुना नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है दिल्ली, वहां पे ये म्यूजियम प्रेजेंट है। और ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है कि जो मैडम तुषाद म्यूजियम है वो है कहाँ पे, ठीक है। या फिर बोल देंगे कि दिल्ली में ऐसा क्या है, मतलब कि कौन सा म्यूजियम है जिसको बंद किया गया है, तो आपको लिखना होगा कि मैडम तुषाद। और किसकी वजह से इसको बंद किया गया है, फाइनेंशियल इशू की वजह से। और अभी हाल ही में जो दिल्ली के जो सीएम है वो हैं अपने वो अरविंद केजरीवाल। और जो सबसे पहला जो प्लाज्मा बैंक है वो भी हमारा दिल्ली में ही प्रेजेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट कि फाइजर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन से टीकाकरण शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है। तो सबसे पहला जो देश है भाई वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ऐसा देश है जो कि कोविड की वैक्सीन सबसे पहला देश है जो शुरू करने वाला है, ठीक है। यानी कि नंबर 1 पे जिन्होंने वैक्सीन की फॉर्मेशन करी है कोविड वैक्सीन की, वो है इंडोनेशिया। कि विच कंट्री बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू स्टार्ट वैक्सीनेशन विद कोविड-19 वैक्सीन, वो है भाई आपका इंडोनेशिया। सॉरी भाई। उसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कि सभी संचालित मदरसों को समाप्त करके और उनको स्कूल में परिवर्तित करने का एक जो विशेष विधेयक है वो पास किया गया है। सबसे पहले तो यही कि भाई मदरसे, सबको ये नहीं पता होता बच्चों को कि मदरसे क्या होते हैं। मदरसे वो होते हैं बेटा जैसे हम स्कूल में जाते हैं, वैसे ही जो मुस्लिमों के बच्चे होते हैं उनके लिए जो स्कूल होता है उसी का नाम होता है मदरसा, ठीक है। तो ऐसा करने वाली सबसे पहली जो सरकार यानी कि जो राज्य है वो है भाई असम। असम में क्या है कि 610 के आसपास मदरसे हैं, ठीक है। जिसे हम स्कूल बोलते हैं उसे मुस्लिम की जो भाषा होती है, ठीक है, जो मुस्लिम होते हैं वो उसको मदरसा बोलते हैं। तो जो मुस्लिम होते हैं उनके स्कूल को, उनके मदरसों को समाप्त करके असम गवर्नमेंट ने क्या है कि स्कूल्स में चेंज कर दिया है, उनको कन्वर्ट कर दिया है। और ऐसा पहला विधेयक पास किया है असम गवर्नमेंट ने। और वहां पे क्या थे, 610 मदरसे थे, ठीक है, जिन पे सरकार हर साल क्या है कि करोड़ों में रुपए खर्च कर रही थी। लेकिन उन्होंने अब क्या किया है कि उनको चेंज करके स्कूल में ही उन्होंने चेंज कर दिया है मदरसों को, ठीक है। तो ऐसा पहला राज्य है भाई असम की जिसने क्या है कि सारे मदरसों को चेंज करके स्कूल में चेंज कर दिया है, ठीक है। और मदरसे आपको पता ही लग गया कि मदरसे किसको बोलते हैं, कि जिसमें भी मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, उनका जो पढ़ने का स्थान होता है, जैसे हम स्कूल बोलते हैं वैसे ही वो उन चीजों को क्या है कि मदरसा बोलते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद है भाई कि रिसेंट में ही जो सबसे एशिया के जो सबसे अमीर आदमी हैं, जो रिचेस्ट पर्सन है एशिया के बिल्कुल रिसेंट में, वो बने हैं भाई चाइना के जोंग सेन, ठीक है। यानी कि जो सबसे अमीर आदमी हैं एशिया के वो बने हैं भाई जोंग सेन। और इनको क्या है कि वाटरमैन भी बोला जाता है। वाटरमैन इसलिए क्योंकि जो भी बोटल्स वाला वाटर हम यूज करते हैं, इनके उस चीज के बहुत सारे बिजनेस हैं, ठीक है। तो उस बिजनेस के साथ ही ये क्या है कि अभी हाल ही में बिल्कुल रिसेंट में जो सबसे रिच पर्सन होता है एशिया का, वो इन्होंने मुकाम हासिल किया है, वो है चीन के जोंग सेन, ठीक है। और इनका मेनली जो बिजनेस है वो यही है कि जो भी हम वाटर जो बोटल्स वाला यूज करते हैं, इनका बिजनेस सबसे मेन वही है। उसके बाद है कि हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग के द्वारा किस राज्य में मोनपा हस्त निर्मित यानी कि जो हैंडमेड जो पेपर की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो यूनिट क्या है कि जो खादी की और जो विलेज वगैरह की जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, यानी कि रिसेंटली इन विच स्टेट मोनपा हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज बीन स्टार्टेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, वो है भी अरुणाचल प्रदेश में। क्यों स्टार्ट की गई है, एक तो ये कि जो हैंडमेड चीजें हैं उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए, सेकंड कि वहां पे जो भी मतलब कि ह्यूमन बींग्स हैं अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी फैक्ट्री या मतलब कोई भी न्यू उद्योग स्टार्ट होता है तो जो भी आसपास की पॉपुलेशन होती है, जो भी यानी कि जॉबलेस इंसान होते हैं उनको जॉब मिलती है, ठीक है। नई नई चीजें हैंडमेड हैं उनका क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्रेज होएगा। सेकंड कि जो भी उस एरिया में लोग रहते हैं उनको क्या है कि रोजगार मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी एरिया हो, जिस भी एरिया में कोई भी न्यू उद्योग लगता है तो उसी एरिया के जो पीपल होते हैं उनको क्या है कि जॉब मिल जाती है।
तो यानी कि दो फायदे हैं कि एक तो हैंडमेड चीज़ों की क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, उन चीज़ों की तरफ क्या है लोग आकर्षित होंगे, ठीक है, जो हैंडमेड चीज़ें हैं। सेकंड कि वहाँ पे क्या है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो ये हमारी वीडियो है जो भी करंट अफेयर्स को लेके, ठीक है, वो यहीं पे समाप्त हो रही है। आई होप कि आपको जो भी करंट अफेयर है, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो थैंक यू।